यहाँ से शुरू कर लेते हैं फिर। ओके जी, अभी हम कॉस्ट के नॉलेज एरिया पे आ रहे हैं। ये हमने 7th चैप्टर है हमारा, और कॉस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जितना स्केड्यूल का था तकरीबन उतनी ही बड़ी इंपॉर्टेंस इसकी भी है, लेकिन स्केड्यूल को मैं थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ, क्योंकि आपने देखा कि उसमें बहुत ज्यादा इंट्री केसेस थी। कॉस्ट में भी हैं चीजें, लेकिन दे आर मोर फाइनेंशियल इन नेचर, तो वो प्लस माइनस हो जाता है। लेकिन अदरवाइज स्केड्यूल में ज्यादा, मेरे ख्याल में ज्यादा चीजें एनकम्पस्ड हैं। एनीवेज, कॉस्ट का जो चैप्टर है दैट इज डिवाइडेड इनटू दीज 4 प्रोसेसेस। प्लान कॉस्ट मैनेजमेंट अपेरेंटली बहुत आसान बात है कि जैसे स्केड्यूल मैनेजमेंट प्लान बना था, जैसे स्कोप मैनेजमेंट प्लान या रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान बना था, यहाँ पे हम कॉस्ट मैनेजमेंट प्लान बनाना चाहते हैं। और कॉस्ट के हवाले से ये जो नीचे प्रोसेस दी गई हैं, एस्टिमेट कॉस्ट, डिटरमिन कॉस्ट एंड कंट्रोल कॉस्ट, इन तमाम को करने का तरीकाकार, गाइडलाइंस, टॉलरेंसेज, हदूद और बाउंड्रीज, इस तरह की चीजें यहाँ कॉस्ट में उसकी रूल्स डिफाइन किए गए। और बाकी जब हम 7.234 करेंगे तो वी आर सपोज टू फॉलो दैट। मतलब एस्टिमेट कॉस्ट करते हुए हम कॉस्ट मैनेजमेंट प्लान की पाबंदी करेंगे, डिटरमिन बजट करते हुए भी वही असूल। तो ये 4 चीजें यहाँ पे होनी है, जिनमें से पहले 3 जो प्रोसेस हैं ये प्लानिंग के हैं। प्लान कॉस्ट मैनेजमेंट में कॉस्ट मैनेजमेंट प्लान बनेगा। एस्टिमेट कॉस्ट में जैसे हमने स्केड्यूल बनाया था, यहाँ पे कॉस्ट की बेसलाइन बनेगी, वहां स्केड्यूल की बेसलाइन थी, और इसके साथ बेसिस ऑफ एस्टिमेट उसके भी थे, इसके भी होंगे। और डिटरमिन बजट में फिर हम उसको बाकायदा एलोकेट करते हैं कि ये जो इसने पैसे मांगे हैं ये वाकई इसमें इसको दिए जा सकते हैं कि नहीं दिए जा सकते। जो एलोकेटेड बजट होता है, काम उसके मुताबिक होता है। तो इसका मतलब है कि प्रोजेक्ट मैनेजर ने एस्टिमेट बना के बजट वालों के सामने पेश किया, बजट वालों ने उसको ट्वीक किया, और उसके बाद उन्होंने उसमें से हो सकता है कि आपको वही बजट एलोकेट कर दिया हो जो आपने मांगा था, या उसमें कोई डिस्कशन हुई हो, कोई कमी पेशी हुई हो। लेकिन बजट का मतलब ये नहीं होता कि आपके ऊपर थोप दिया जाता है। डिटरमिन बजट का मतलब ये है कि बाकायदा दोनों पार्टीज मिल के बैठ के एग्री करती हैं कि किस तरह हमने ये काम करना है, और किस तरह कितने पैसे किस काम के लिए मिलेंगे। और आखिर में कंट्रोल कॉस्ट का बिहेवियर बिल्कुल वही जो किसी भी कंट्रोल का हो सकते हैं। यहाँ इस चैप्टर में 2 नई चीजें हैं, जो डिफरेंट चीजें हैं, वो हम जो डिस्कस करेंगे वो एक तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को डिस्कस करेंगे, और एक अर्न्ड वैल्यू को डिस्कस करेंगे। वो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। अदरवाइज ये प्रोसेस में तो कुछ खास जादू नहीं है, वो सिंपल जैसे होती हैं प्रोसेस, वो तो हम आधे घंटे में सारी प्रोसेस खत्म भी कर सकते हैं। तो इस हवाले से तो ये जनाब आपकी 4 प्रोसेस हैं। कॉस्ट में हमने काम को पैसे के अंदर कंप्लीट करना है। इधर भी वही बात है कि ये तीनों प्रोसेस जो प्लानिंग की हैं, ये इतनी टाइटली लिंक्ड है कि लगता है एक ही आदमी ये काम कर सकता है। लेकिन जो एस्टिमेट कर रहा हो वो बजट के फ्रेमवर्क के टूल्स नहीं इस्तेमाल कर रहा होता। तो मतलब ये है कि अगर आप एक ही बंदा इसमें इन्वॉल्व है दोनों चीजों में, तो फिर उसको कम से कम जो रेलेवेंट टूल्स हैं वो इस्तेमाल करनी चाहिए। फिर जनाब, cost management should consider the stakeholder requirements for managing the cost. Different stakeholder will measure project cost in different ways. अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरह से प्रोजेक्ट को देखते हैं फाइनेंशियली। कुछ लोग प्रोजेक्ट को एक फिगर के तौर पे जानते हैं, ये इतने बिलियन का प्रोजेक्ट है, वो इस फिगर के तौर पे जानते हैं। कुछ कहते हैं कि जब मैंने मिसाल के तौर पे इस प्रोजेक्ट का टोटल कितना खर्च होने का इम्कान है, उस वो ही उनका वो कॉस्ट को मेजर करने का तरीका है। कुछ लोग कहते हैं कि जी जिस वक्त हमने ये सोच लिया कि ये काम करना है, तो हमने कॉस्ट कमिट कर दी, तो वहीं से वो पैसे अपने अकाउंट में से शिफ्ट कर देते हैं प्रोजेक्ट की तरफ अपने अपने हिसाब से। जिन लोगों ने एक्चुअली काम करना है वो कहते हैं जी जिस वक्त काम हो के अप्रूव होगा तब पेमेंट करेंगे हम। तो मतलब ये है कि कोई जरूरी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं जी ऑर्डर प्लेस होगा तो पैसे के खर्च होने का सबूत तब मिलेगा, या आइटम डिलीवर हो जाएगा तब होगा। मतलब जितने मुंह उतनी बात है। तो ये आपको इसको स्टैंड आउट करना है कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस एक तरह पे रखी। प्राइमरी कंसर्न जो है विद द कॉस्ट ऑफ द रिसोर्सेज नीडेड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट एक्टिविटीज, कि मतलब हम
जो रिसोर्सेज लगा रहे हैं उनकी कॉस्ट कवर हो. इट शुड आल्सो कंसिडर द इफेक्ट ऑफ project decisions on the subsequent recurring cost of using, maintaining and supporting the product service result of the project. मतलब ये है कि बेनिफिट्स है ना जिसके लिए हम ये काम कर रहे हैं, जो रियलाइज होने अल्टीमेटली पता चले कि आप सिस्टम तो सस्ता सा लगा दें, लेकिन वो इतना हाई मेंटेनेंस सिस्टम हो कि वो आपके को नाकों चने चबाने वाली बात हो जाए. अब आप इसकी यूं एग्जांपल ले लीजिए कि ये जैसे हमारे इस वक्त पाकिस्तान में चाइनीज कंपनीज हैं काफी सारी जो टेलीकॉम का काम कर रही हैं. अब इन्होंने क्या ड्रामा बनाया हुआ है कि दे हैव एक्चुअली ब्रॉट इन देयर इक्विपमेंट एट द चीपेस्ट पॉसिबल रेट्स. बल्कि कई जगह पे तो इन्होंने गवर्नमेंट के साथ जब काम करना होता था तो ये कहते थे कि जी इक्विपमेंट हम फ्री लगाएंगे. तो वो तो बहुत बड़ा लालच बन जाता है कि यार तो फ्री लग रहा है, बहुत अच्छा है. बस सिर्फ इंस्टॉलेशन या उसका इनिशियल इक्विपमेंट जो है वो फ्री है. उसके बाद जब आपने उसको, लाजिमी बात है कि पहले तो पायलट टाइप की चीज ही लगती है, जब उसमें वो फंसा लेते हैं आपको, फिर वो कहते हैं अच्छा जी अब इतने यूनिट और लगेंगे और ये होगा और वो होगा, तो उनकी इतनी पेमेंट कर दें. अब वहां पे वो इतना हाई चार्ज करते हैं कि आपकी तबीयत साफ हो जाती है. एक इसकी मैं बड़ी सिंपल सी एग्जांपल दूं, आप लोगों ने डेस्क जेट प्रिंटर्स इस्तेमाल किए होंगे, ये जो लेजर प्रिंटर होते हैं, लेजर नहीं सॉरी, वो जो टोनर वाले होते हैं, कलर प्रिंटर जो होते हैं, क्या कहते हैं उनको, डस्ट जेट ही कहते हैं ना उनको, डस्ट जेट है वो, एचपी के कार्ट्रिजेस वाले कार्ट्रिजेस वाले डस्ट जेट. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लेजर, लेजर कार्ट्रिज की बात नहीं कर रहा, छोटी कार्ट्रिजेस वाले जो होते हैं लिक्विड इंक वाले. 3,000 के मिलते हैं, कार्ट्रिजेस 4,000 रुपए की. एग्जैक्टली, दैट इज एग्जैक्टली माई पॉइंट, दैट इज माई पॉइंट कि वो मिल तो बड़ा सस्ता जाता है, उसका कार्ट्रिज अकेला उसकी कीमत से ज्यादा महंगा है. मतलब क्या फलसफा इन्होंने बनाया है. बुनियादी तौर पे ये कंपनी कार्ट्रिज बनाने वाली कंपनी थी. इन्होंने दरअसल अपने कार्ट्रिज बेचने थे, तो इन्होंने प्रिंटर भी बना दिया साथ, और प्रिंटर जो है उसकी कीमत कम है और कार्ट्रिज की ज्यादा है. लॉजिकली नहीं बात बनती, लेकिन आप बस एक दफा इतना सस्ता चीज उठा लेते हैं और फिर आप कहते हैं, अब आप रुल जाते हैं उसके पीछे. इवन लेजर प्रिंटर्स के अंदर भी आप देख लें, लेजर प्रिंटर भी सस्ते सस्ते मिल जाते हैं. नया लेजर प्रिंटर आप जाएं, बड़े मजे से आप उठा के ले आते हैं, लेकिन जब उसका कार्ट्रिज बदलना होता है तो एक दफा आपका कुब निकल आता है कि यार ये मेरे साथ क्या हो गया. तो इस बात को जरूर जहन में रखेंगे कि ऐसा तो नहीं है कि हाई मेंटेनेंस हो जाएगा ये सारा सिलसिला. In many organizations, predicting and analyzing the prospective financial performance of the project's product is performed outside of the project. बाहर से आपके ऑडिटर्स बुला लेते हैं, बाहर के लोग आते हैं, वो चेक कर लेते हैं. If included, project cost management may address additional processes and numerous general financial management techniques such as ROI, discounted cash flow और investment payback analysis वगैरह. ये चीजें ऑल्दो हमारी कॉस्ट का पार्ट नहीं है, लेकिन हो भी सकती हैं, क्योंकि जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस वगैरह है वो हम करते हैं. तो इन चीजों के ऊपर भी थोड़ी सी नजर डालेंगे. 4 ये प्रोसेस हैं और इनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे. पहली बात मैं को ये थोड़ा सा बता दूं कि जब भी किसी भी किस्म की कोई असेसमेंट, बेनिफिट एनालिसिस या कुछ भी करना हो, तो हम किसी भी सिचुएशन को जब असेस करते हैं तो 3 लेवल्स पे करते हैं. स्ट्रेटेजिक लेवल पे, टेक्निकल लेवल पे और इकोनॉमिक लेवल पे, इन दी ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी. स्ट्रेटेजी सबसे ऊपर होती है, टेक्निकल उसके बाद और इकोनॉमिक उसके बाद. लेकिन एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, strategic and technical assessment may not be there, मतलब may not be mandatory, मगर economic assessment is mandatory, ये necessary है. मतलब ऐसे प्रोजेक्ट हो सकते हैं कि जिसके लिए कुछ स्ट्रेटेजिक असेसमेंट और टेक्निकल असेसमेंट की तरफ से कोई बंदिश ना हो, लेकिन अगर कुछ नहीं है तो इकोनॉमिक तो है. तो मतलब आके तान टूटती है पैसे के ऊपर. स्ट्रेटेजिक लिमिटेशन ना हो, कोई भी ना हो, ठीक है जी, कोई मसला नहीं है. टेक्निकली भी कोई डिमांड ऐसी ना हो, तो फिर पैसों की डिमांड तो है. लेकिन एक बात ध्यान में रखिए कि अगर टेक्निकली सोल्यूशन जो हमें चाहिए वो महंगा भी आ रहा है, तो हम इकोनॉमिक असेसमेंट को लात मार सकते हैं. हम ये कह सकते हैं कि नहीं, हमें ये टेक्निकल सोल्यूशन चाहिए, क्योंकि इससे कम टेक्निकल अगर कोई सोल्यूशन मुझे सस्ता मिल रहा है तो वो शायद दिस इज नॉट सूटेबल फॉर अस. सिमिलरली, स्ट्रेटेजी इज द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी. अगर ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजी कहती है कि ये टेक्निकल फीजिबल नहीं भी है, इकोनॉमिकली फीजिबल नहीं भी है, लेकिन हमारा हुक्म है कि ये काम होने को, कि ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजी ने इस तरफ जाना है,
तो दैट विल सुपरसीड ऑल। खैर, जनरली स्ट्रेटेजिक जो चीजें होती हैं उसके अंदर आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं प्रोजेक्ट के, आपका ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, लोग, इमेज आपका क्या है, रेपो आपकी क्या है, इन सब चीजों को मद्देनजर रखा जाता है। फिर प्रोग्राम मैनेजमेंट भी आपकी स्ट्रेटेजी ही को ट्रांसलेट कर रहा होता है। तो इसका मतलब है प्रोग्राम की अपनी स्ट्रेटेजी होती है, वेल डिफाइंड गोल्स होते हैं, जैसे हमने पहले पढ़ा, ऑल प्रोजेक्ट सिलेक्टेड एंड ट्यून टू मीट द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, viability, timing and resourcing, and final worth of a project may be affected by the program। तो प्रोग्राम में होने की वजह से उसको वो स्ट्रेटेजिक नेचर हो जाती है उसकी, और उसकी असेसमेंट करनी प्रोग्राम लेवल के हिसाब से जरूरी हो जाती है। पोर्टफोलियो हो तो फिर उसकी और इम्पोर्टेंट है, वो भी स्ट्रेटेजिक इशू है कि जनाब कौन से प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग करनी है, कौन से प्रोजेक्ट बेहतर जा रहे हैं, कौन से नहीं जा रहे हैं, तो उस हिसाब से। और वी आर ऑलवेज इन कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज, ठीक है जी। तो हमें फिर देखने पड़ता है कि जी रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करनी है। ये स्ट्रेटेजिक डिसीजन है सारे। टेक्निकल डिसीजन आप समझते हैं एवेलुएटिंग द रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटी अगेंस्ट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अवेलेबल। एग्जिस्टिंग आपका जो सिस्टम चल रहा है वो क्या है, लिमिटेशंस कोई आपके सोल्यूशन पे तो नहीं है कि टेक्निकली ये चीज उसके साथ इंटरफेस नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पे एक नया सिस्टम आप खरीदना चाह रहे हैं, लेकिन आपके पुराने सिस्टम बेकार हो जाएंगे सारे के सारे, क्योंकि देयर इज नो इंटरफेस अवेलेबल। सो शुड यू गो फॉर इट और नॉट, ये टेक्निकल असेसमेंट है। कंस्ट्रेंट्स हो सकते हैं जो आपके कॉस्ट ऑफ सोल्यूशन को अफेक्ट कर दें, टेक्निकल कंस्ट्रेंट हो सकते हैं। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऐसे टेक्निकल कंस्ट्रेंट्स हैं कि आपको वो वायबल सोल्यूशन नहीं ले पा रहे आप। इकोनॉमिक असेसमेंट आ जाती है पैसों के ऊपर। इसके अंदर ये देखा जाता है कि कोई भी सिचुएशन हो, बेशक प्रोजेक्ट की असेसमेंट हो या कुछ भी हो, किसी भी सिचुएशन में कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं। ये क्या है, कोई वेंचर कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट की का कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, किसी किस्म का भी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है, उसमें हम कहते हैं कि इस इनिशिएटिव के ऊपर पैसा कितना लगेगा मेरा। हर तरह, हर वक्त, शुरू आइडिया कंसीव होने से लेकर आखिर तक कब कब कितना पैसा लगेगा, और इससे जो बेनिफिट्स आने हैं वो कब कब और कितने बेनिफिट आएंगे। सो टोटल पैसा जो आपने लगाया है वो टोटल बेनिफिट से कम होना चाहिए। अगर तो वो उसके बराबर या उससे ऊपर चला जाता है तो इसका मतलब है ये वायबल नहीं है। इतने ज्यादा पैसे खर्च करूंगा थोड़े से बेनिफिट के लिए, ये तो मैं नहीं चाहता। तो बुनियादी तौर पे बेनिफिट, टोटल बेनिफिट शुड बी मोर देन टोटल कॉस्ट। तो ये ही आपका फिजिबिलिटी का असूल है। तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में आपकी डेवलपमेंट कॉस्ट आ जाती है, उस आइडिया को डेवलप करने की कॉस्ट, उसको चलाने की कॉस्ट, चलाना भी तो ना अल्टीमेटली आपने उसको, ताकि बेनिफिट निकल सके। और फिर एज कंपेयर टू एग्जिस्टिंग सिस्टम ओनली इंक्रीज ड्यू टू न्यू सिस्टम। मतलब पहले भी तो कोई लगा हुआ था ना सिस्टम, वो कोई काम कर ही रहा था, तो आपको बेहतरी क्या मिली है, दैट इज द ओनली बेनिफिट। ओनली कंसिडर दैट बेनिफिट कि जितनी बेहतरी मिली है, और उस बेहतरी के लिए हम ये कॉस्ट पे कर रहे हैं। भले वो पूरा सिस्टम ऑब्सोलीट कर रहा हो, लेकिन व्हाई शुड वी बी रीपेइंग फॉर समथिंग वी आर ऑलरेडी डूइंग। दैट मीन्स कि सिर्फ उतना फायदा जो इस नए सिस्टम के आने से एडिशनल होगा, वो उसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होगा। और इसका फॉर्मूला सीधा बनता है कि जी नेट बेनिफिट जो है दैट इज इक्वल टू टोटल बेनिफिट जमा टोटल कॉस्ट। मतलब टोटल बेनिफिट अगर ज्यादा होंगे और कॉस्ट कम होगी तो मेरा जवाब जीरो से ऊपर आ जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा। और पॉजिटिव आंसर का मतलब है फीजिबल। और अगर मेरा जवाब जीरो आ जाता है कि जितना पैसा लगाया उतना ही पा सकेंगे, तो फायदा कोई ना हुआ। और अगर बेनिफिट कम आता है तो फिर तो बिल्कुल ही दिस इज, हमें सोचना भी नहीं। जो कॉस्ट तीन किस्म की हैं, डेवलपमेंट कॉस्ट है, सेटअप कॉस्ट है और ऑपरेशनल कॉस्ट है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक आइडिया को डेवलप करने की कॉस्ट है, सेटअप है उसको इंस्टॉल करना, फिट करना, लोगों को हायर शेयर करना, उसकी कॉस्ट, और ऑपरेशनल उस सिस्टम को चलाने की कॉस्ट। इसको कहते हैं, प्रोजेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहा। प्रोजेक्ट भी किया जाता है तो वो किसी लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए किया जाता है, उसको सिर्फ प्रोजेक्ट की कॉस्ट नहीं लगानी, आपने उस इनिशिएटिव की कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना है कि ये जो हम एक नया प्लांट लगा रहे हैं, इस नए प्लांट को लगाने से हमारी कंपनी को क्या फायदा होना है और एक साल बाद होना है। तो इसमें एक प्रोजेक्ट की भी कॉस्ट शामिल है, इसमें चलाने की भी कॉस्ट शामिल है, इसमें सोचने की भी कॉस्ट शामिल है, सब कॉस्टें शामिल करके
और बेनिफिट मुझे जो आने शुरू होंगे और टोटल जितने आएंगे वो मेरे ज्यादा होने चाहिए। बेनिफिट, अच्छा, कॉस्ट की खूबसूरती ये है कि कॉस्ट पैसों में जाती है। कुछ भी काम करना है, कुछ भी चीज करनी है, पैसे खर्च करने हैं। लेकिन बेनिफिट जरूरी नहीं है कि कैश की सूरत में आए। बेनिफिट जो होते हैं वो मतलब ऐसे इनटेंजिबल भी होते हैं। कुछ तो डायरेक्ट बेनिफिट हैं जो मैंने एक्सपेक्ट किए थे। वो बेनिफिट्स जो हैं उनके लिए हम हार्प कर रहे होते हैं, कोशिश कर रहे होते हैं। फिर उन बेनिफिट्स के साथ कभी कभी कोई छोटे मोटे बेनिफिट और भी आ जाते हैं जो कि असेस तो किए जा सकते हैं लेकिन डायरेक्ट नहीं होते, इनडायरेक्ट होते हैं। मिसाल के तौर पे आप ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में जब आप पेट्रोल निकालते हैं तो उसके साथ कोई ग्लिसरीन भी निकल आती है और पता नहीं क्या क्या चीजें निकल आती हैं। वो उसके बाय प्रोडक्ट्स हैं। वो डायरेक्ट बेनिफिट नहीं है, वो इनडायरेक्ट बेनिफिट है, मगर उसको हम असेस कर सकते हैं। इसके बाद इंटेंजिबल बेनिफिट्स हैं कि जो हमें नजर नहीं आते, फवायद जो हमें मिलते हैं, लॉन्ग टर्म मिलते हैं। सोसाइटी का माहौल कैसा हो जाएगा, लोगों की कितने खुशहाल हो जाएंगे, थिंग्स लाइक दैट। तो इस तरह के इंटेंजिबल बेनिफिट्स भी हैं, उनको भी कोई वैल्यू देनी है ताकि आपका अच्छा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस बन सके। ये है जी एग्जांपल ऑफ अ कैश फ्लो फोरकास्टिंग। जब हम किसी भी इनिशिएटिव के बारे में उसका कैश फ्लो बनाते हैं कि कब कितना पैसा लगेगा और कब कितना पैसा आएगा, तो आप ये देखें शुरू में आप एक्सपेंडिचर्स ही करते जा रहे होते हैं, लेकिन आपकी रिकवरी ना होने के बराबर होती है। एक वक्त आता है कि हमारा मजीद पैसा लगना बंद हो जाता है। ये सबसे लोएस्ट पॉइंट है। अब आप मजीद पैसा कोई नहीं लगा रहे, इतना जितना इधर से लेके इधर तक आप पैसा लगा चुके हैं और मजीद नहीं लगा रहे। अब और हो क्या रहा है कि आपको कुछ रिटर्न आना शुरू हो गया है। मतलब याद फॉर दैट मैटर, अगर आज मैं कुछ काम करता हूं, अब तक जो खर्च हो गया बिजनेस सेट करने में वो तो हो गया, लेकिन अब मैं रोज के रोज का खर्चा निकाल रहा हूँ। रोज के रोज का खर्चा निकाल रहा हूँ। जो मेरी दुकान है उस दुकान का लोन तो मैं रीपे नहीं कर पा रहा अभी, लेकिन कम से कम रोजाना के खर्चे पूरे हो रहे हैं। ये मैं इस पॉइंट पे हूँ। अब जब मैं और कमाना शुरू करता हूँ तो मैं अपने कर्जे उतारना शुरू करता हूँ। करते करते मैं इस जीरो पॉइंट पे पहुंच जाता हूँ। ये ब्रेक इवन पॉइंट है जहां पर मैंने जितना पैसा लिया था, इन्वेस्ट किया था, सब का सब रिकवर हो गया और अब मेरा प्रॉफिट का टाइम आता है और अब मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ। लेकिन ये टाइम बहुत ज्यादा देर नहीं रहता। ये अल्टीमेटली अपने प्लेटो को मीट करता है और इस प्लेटो पे हम जितना ज्यादा स्टे करेंगे उतना बेहतर है। और अल्टीमेटली इन अ लॉन्ग रन एवरी प्रोजेक्ट और एवरी इनिशिएटिव विल डिक्लाइन। आखिर में ये किक स्टार्टर लगा हुआ है, लेकिन ये किक स्टार्टर से कुछ फायदा नहीं होता, क्योंकि जब डूब ही गई एक चीज कतरा कतरा करके और अब जब वो डूब के तय में चला गया टाइटैनिक, अब आप कहते हैं यार टाइटैनिक को बाहर निकालो, तो उसका फायदा कोई नहीं होना, आपका खर्चा ही लगेगा, फायदा कुछ नहीं होगा। लेकिन जो लोग स्ट्रेटेजीज लड़ाते हैं वो क्या करते हैं, जिस वक्त उनका प्रोजेक्ट इस स्टेज पे पहुंचता है ना, टॉप प्लेटो पे पहुंचता है, वो यहाँ पे कोई गिमिक्री करते हैं, यहाँ पे कोई अपना सिस्टम बनाते हैं कि उनका बिजनेस की लाइफ लंबी हो जाए। मिसाल के तौर पे आपने अक्सर देखा होगा कि कभी जनाब माइक्रोसॉफ्ट वाले मर्जर्स कर लेते हैं दूसरों के साथ, कभी कोई कंपनी खरीद लेते हैं, कभी चीजें मिला लेते हैं, कभी चीजें कंपनियां बेच देते हैं, कभी जोड़ लेते हैं। तो मतलब ये बुनियादी तौर पे दे आर डिफरेंट स्ट्रेटजीज थ्रू विच वो मार्केट में इन रहने की कोशिश करते हैं और अपना ये प्लेटो का साइज बड़ा करते जाते हैं। खैर, ये जो कोई भी कैश फ्लोज हैं ये एक्यूरेट नहीं हो सकते, क्योंकि कैश फ्लोज बनाए जाते हैं फोरकास्टिंग के वक्त। अभी कुछ भी नहीं हुआ, अभी कोई भी जब प्रोजेक्ट भी नहीं शुरू हुआ, फिगर भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम करें तकरीबन इतने पैसे इतने लग जाएंगे, फिर इतने लग जाएंगे, सब अंदाजे सब अंदाजे। तो ये फोरकास्टिंग है, नीड्स टू बी डन अर्ली इन द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। बेनिफिट जो आने हैं वो बड़ी देर बाद आने हैं। प्रोजेक्ट के बेनिफिट को पता ही है कि मे बी लॉन्ग टर्म आते हो, प्रोजेक्ट खत्म भी हो जाए तो बेनिफिट अभी ना आए हो। इग्नोर इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन एज इट इंक्रीजेस अनसर्टेनिटी। देखिए बात यह कि जब मैं दो चीजों को कंपेयर कर रहा हूं, अगर इन्फ्लेशन एक चीज पे अप्लाई हो रही है तो दूसरी पे भी अप्लाई हो रही होगी, तो इसका मतलब यह है कि आप अगर दोनों पे एक ही इन्फ्लेशन अप्लाई होनी है, जस्ट फॉरगेट अबाउट इट।
तो आप कहते हैं कि जब आप ये कर रहे हो तो आमतौर पे हम इन्फ्लेशन को कंसिडर नहीं करते। इफ एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस सो डज द इनकम, ये है रूल के जी। अगर इन्फ्लेशन ऊपर नीचे हो भी रही है तो सारे प्रोजेक्ट्स पे एक ही जैसा इम्पैक्ट डाल रही है ना। ये जनाब आपकी हेल्प के लिए, आसानी के लिए एक कैश फ्लो आपके सामने रखा हुआ है। इस कैश फ्लो में क्या हो रहा है? इस कैश फ्लो में ये दिखाया जा रहा है कि 4 प्रोजेक्ट हैं और जो ईयर जीरो में जो माइनस फिगर के साथ चीजें लिखी हुई हैं, दिस इज द टोटल इन्वेस्टमेंट वी आर मेकिंग इन द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर। उसके बाद हर साल के सामने जो फिगर लिखा हुआ है वो है उस साल का टोटल फायदा। ठीक है जी। इसका मतलब है, अच्छा ये बात है कि इन्वेस्टमेंट वैसे तो होता है कि जी होती रहती है कॉन्स्टेंटली। हमने इधर इस सिंपल एग्जांपल में सिर्फ ये किया कि बजाय इसके कि हम वो सब कंसिडर करें, हमने कहा जी बस पहली दफा ये इन्वेस्टमेंट है और बाकी सारी इनकम है। जो पैसे आ रहे हैं और जो पैसे लग चुके हैं, अगर इसका स्ट्रेट अवे टोटल बेनिफिट, नेट बेनिफिट निकालने वाला फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाए तो मेरे टोटल बेनिफिट्स क्या बने? पॉजिटिव फिगर जितने भी हैं प्रोजेक्ट 1 में देखिए, ये 10 10 10 20 और 1 लाख, ये 1.5 लाख रुपया मेरे टोटल बेनिफिट्स हैं। और मेरी टोटल कॉस्टें क्या हैं? 1 लाख रुपया। तो मेरा नेट प्रॉफिट हो गया 50,000। इसी तरह प्रोजेक्ट 2 को देखिए, इन्वेस्टमेंट मेरी 1 मिलियन है और टोटल रिकवरी मेरी जो है 5 सालों में वो है कितनी? 2 2 4 6 2 8 11 लाख। लगाया मैंने 10 लाख, पाया मैंने 11 लाख, तो 11 लाख माइनस 10 लाख इज इक्वल टू 1 लाख पॉजिटिव में। मतलब ये भी फीजिबल है। इस वक्त हमें पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब है। प्रोजेक्ट 3 1 लाख लगाया और 30 30 30 30 और 30 30 इंटू 5 1.5 लाख रुपया। तो 1.5 लाख में से 1 लाख माइनस कर दीजिए जो लगाया था, तो 50,000 का नेट प्रॉफिट। प्रोजेक्ट 4 की तरफ जाएं, वहां पे भी 1,20,000 लगा हुआ है। 30 30 30 30 ये हो गया 1,20 और 75 1,95 195 मैंने टोटली 5 सालों में रिसीव करना है। और लगाया कितना था? 1,20, वो माइनस कर दीजिए, बाकी बचता है 75,000। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इन फिगर्स को देखूं, इन फिगर्स में सबसे बड़ा फिगर प्रोजेक्ट 2 का है। अपेरेंटली फ्रॉम नेट प्रॉफिट पॉइंट ऑफ व्यू, विनर इज प्रोजेक्ट 2, रनर अप इज प्रोजेक्ट 4 और प्रोजेक्ट 1 और 3 बराबर का नेट प्रॉफिट दिखा रहे हैं। ये एक तरीका है असेसमेंट करने का कैश फ्लो का। और मैं ये बता दूं आपको कि ये सबसे घटिया तरीका है। नेट प्रॉफिट इज नॉट अ वेरी इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म। इससे इसमें काफी मतलब चीजें बीच में लटकती रह जाती हैं। अब आप मुझे बताइए कि अगर आप सिलेक्ट करते इन 4 में से बेस्ट प्रोजेक्ट कौन है, तो आप के लिए क्या प्रोजेक्ट 2 ही होता? प्रोजेक्ट 4। और आपकी रीजंस क्या है उसके लिए? सर बाकी सब प्रोजेक्ट में, प्रोजेक्ट 1 और 3 में मैं 50% प्रॉफिट कमा रहा हूँ, जबकि प्रोजेक्ट 4 में मैं 50% से ज्यादा कमा रहा हूँ। मतलब 1,20,000 लगाकर मैं 75,000 का प्रॉफिट ले रहा हूँ। ओके तो वो 50% से ज्यादा है। ठीक है। अच्छा चले, ये बात मैं आपकी मानता हूँ, लेकिन ये जो परसेंटेज आपने बताई है, ये आपने टोटल टोटल उसका परसेंटेज बना लिया। दरअसल ये टोटल परसेंटेज नहीं है, इसको हमारे पास सालाना अवेलेबल है। आप इस फिगर को, जो आपका प्रॉफिट आया है, उसको आप जो ये 50,000 का नेट प्रॉफिट है ना, आप उसको तो छोड़ देंगे, 1 लाख लगा था, 50,000 का नेट प्रॉफिट है। अगर 50,000 को मैं 5 सालों में डिवाइड कर दूं तो दैट इज द एवरेज प्रॉफिट परसेंटेज। एवरेज प्रॉफिट परसेंटेज वो बनती है 10%। ठीक है जी। खैर, इसके ऊपर बात करते हैं। ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वगैरह हम सारा कुछ इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये एक बात, इनकी बात बड़ी वैलिड है कि अपेरेंटली इट लुक्स लाइक प्रोजेक्ट 4 ज्यादा बेहतर है। लेकिन रीजन अभी हम और मजीद भी देखते हैं। और कोई खास बात? व्हाई आर यू पीपल नॉट सिलेक्टिंग प्रोजेक्ट 2? व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दैट?
सर उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा और रिटर्न कम है। ओके, तो तो रिटर्न इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट टू जो है, अ, ये इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से शायद अच्छा प्रोजेक्ट नहीं है कि वो 10 लाख रुपया लगा के 5 सालों में 11 लाख रुपए आपने हासिल किए। तो कौन सा तीर मारा, 1 लाख का तीर मारा आपने टोटल। तो मतलब ये जो अगर जो नेट प्रॉफिट निकला हुआ है उसमें इन्वेस्टमेंट इज नॉट कंसिडर्ड, ये जस्ट प्लस माइनस है। और इसमें इन्वेस्टमेंट किसकी बड़ी है किसकी कम है इसको कोई केटर नहीं कर रहा। और कोई वजह? एक इसकी वजह ये है कि वी आर लुकिंग एट ऑल द कॉस्ट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम विद द सेम व्यू। जबकि पैसे क्या, आज जो पैसा मेरी जेब में है और कल जो मेरे पैसा मेरी जेब में होगा, दोनों में फर्क है। जैसे जैसे वक्त गुजरता है पैसे की वैल्यू बढ़ती चली जाती है। इसलिए वो 10,000 रुपया जो मेरे पास 1 साल बाद आना है और वो 10,000 रुपया जो मेरे पास अभी है, इसके दरमियान कुछ फर्क है, दोनों एक बराबर नहीं है। जो 1 साल बाद आना है उसकी वैल्यू ज्यादा है, आज जो 10,000 रुपए है उसकी वैल्यू कम है। ऐसा ही है ना? तो मतलब हमें इस चीज को जी कैटर करना पड़ेगा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। वी हैव गॉट 5 डिफरेंट मेथड फॉर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। एक नेट प्रॉफिट जो कि आपने पहले ही देख लिया, नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू या नेट बेनिफिट इज इक्वल टू टोटल बेनिफिट माइनस टोटल इन्वेस्टमेंट। ये नेट प्रॉफिट था जो पहले ही आपको कैलकुलेट करके दे दिया था। दूसरा मेथड है पे बैक पीरियड। कौन सा प्रोजेक्ट मेरी इन्वेस्टमेंट जल्द अज जल्द पहले रिकवर करता है, वो पे बैक पीरियड वाला मेथड आ गया। मतलब ये उस सूरत में हम ज्यादा कंसिडर करते हैं जब आप जो काम कर रहे हैं, जो बिजनेस शुरू किया आपने, वो बैंक से या किसी से लोन लेके किया, एंड यू हैव टू पे अ वेरी हैवी इंटरेस्ट ऑन दैट, एंड देयरफॉर यू डिजायर कि यार जल्द अज जल्द इस लोन से जान छुड़ा लूं, उसके बाद प्रॉफिट होता है हो नहीं होता है ना हो, एटलीस्ट आई विल बी द ओनर ऑफ दिस बिजनेस, फिर मैं उसको संभाल लूंगा। तो पे बैक पीरियड सिर्फ इस बात पे नजर रखता है कि कौन सा प्रोजेक्ट रिकवरी सबसे पहले करता है। फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वाली बात जो आप लोग अभी कर रहे थे, वो उसको कहते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि एवरेज परसेंट, अपना प्रॉफिट परसेंटेज इन कंपैरिजन, लुकिंग एट द एवरेज प्रॉफिट परसेंटेज इन कंपैरिजन विद द इन्वेस्टमेंट। मतलब आपकी 10,000 रुपए एवरेज परसेंटेज बन रही थी, तो वो जनाब जो 1 लाख की इन्वेस्टमेंट है उसके मुताबिक वो कितने फीसद हुआ? टोटल 10%। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, ROI है, वो 10% है। फिर जनाब नेट प्रेजेंट वैल्यू, टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाली बात है। और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब मैं नेट प्रेजेंट वैल्यू ही की एक्सटेंशन में बाद में बताऊंगा। सबसे पहले तो नेट प्रॉफिट आपने देख ही लिया, ये सारे प्रोजेक्ट का ये जो रेड मार्क्ड है ये नेट प्रॉफिट है। और देखने में लगता है कि प्रोजेक्ट टू बेहतर है, लेकिन वो नहीं है बेहतर, लाजमी बात है, अभी हम साबित करेंगे। प्रोजेक्ट 1 और 3 दोनों एक बराबर जैसे लगते हैं, लेकिन आप देखें, गौर करें, इनके अंदर के फिगर मुख्तलिफ हैं। क्या इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? एक प्रोजेक्ट है जो थोड़े थोड़े पैसे शुरू में देता है, आखिर में ज्यादा देता है। एक प्रोजेक्ट है जो मुसलसल कॉन्टिन्यूसली एक जितने पैसे देता है। और अगर ऐसा होता कि एक प्रोजेक्ट ऐसा होता जो शुरू में ज्यादा पैसे देता बाद में कम देता, तो इन तीनों में से आप किसको प्रेफर करते? लाजमी बात है कि नेट प्रॉफिट इज नॉट कंसिडरिंग कि प्रोजेक्ट 1 और 3 आपस में कोई डिफरेंट है। आगे प्रोजेक्ट चल, 3 में वैल्यू ऑफ टाइम है मेरे, वैल्यू ऑफ मनी। नहीं नहीं, हाँ हाँ, ठीक है। मतलब उसमें हाँ बिल्कुल सही है कि उससे उसका फाका होता है थोड़ा सा, और जिसमें मगर ये जो नेट प्रॉफिट है दिस डज नॉट कंसिडर दैट। तो
पे बैक में देखिए ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट 1 जो है उसका 1 लाख रुपया कब रिकवर हो पाता है? 10 10 10 20 4 साल में तो 50,000 आया। 5वें साल में कहीं जाके कोई मिड में या उसके वक्त कहीं आपको रिटर्न मिलेगा। इसका मतलब है कि तकरीबन 4.25 4.5 साल। प्रोजेक्ट 2 2 2 2 2 4 साल में तो 8 लाख हुआ। ये तो कोई 4.25 साल में जाके आपको प्रोजेक्ट 2 पूरी रिकवरी दे रहा है। पे बैक पीरियड इसका 4.25 साल है। प्रोजेक्ट 3 पे 1 लाख रुपया लगाया, 3 साल में 90 रिकवर हो गए। तो मतलब ये है कि 1/3 ऑफ द नेक्स्ट ईयर, मतलब 3.25 साल में आपको आपकी रिकवरी हो जाएगी। और चौथा प्रोजेक्ट जो है वो 30-30 हजार 4 महीने तक देगा, तो वो रिकवरी हो जाएगी। इसका मतलब है अगर इस हिसाब से देखा जाए पे बैक पीरियड, अगर मैंने लोन लिया हुआ है और वो रिटर्न करना है, तो मेरे ख्याल में प्रोजेक्ट 3 इज द बेस्ट एंड नंबर 2 इज प्रोजेक्ट 4, राइट। तो इधर हमें थोड़ा सा इस पे बैक पीरियड में नजर आया कि 1 और 3 में कुछ फर्क है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जैसे मैंने आपको बताया था, एवरेज एनुअल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू 100। अब जो एवरेज एनुअल प्रॉफिट था पहले का 50,000 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो 10,000 आ जाएगा। तो 10,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख करेंगे इन्वेस्टमेंट पहले प्रोजेक्ट की इनटू 100, ये 10% बनता है। प्रोजेक्ट 2 का बनेगा 2%, 3 का बनेगा 10% और चौथे का बनेगा 12.5%। अब आपको नजर आया कि जब मैंने आरओआई देखी तो प्रोजेक्ट 2 का तो बेड़ा ही गर्क है, ये अपेरेंटली नेट प्रॉफिट में सबसे अच्छा नजर आ रहा था। लेकिन दिस इज द वर्स्ट प्रोजेक्ट अगर मैं इन्वेस्टमेंट को कंसिडर करूं। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से प्रोजेक्ट 4 इज द बेस्ट एंड प्रोजेक्ट 1 एंड 3 आर इक्वल, बट दे आर बेटर देन प्रोजेक्ट 2। लेकिन आपने ये नोट किया कि ये जो आरओआई वाला मेथड है ये भी कोई बहुत ही आला मेथड नहीं है, क्योंकि इसमें अभी तक इसने 1 और 3 के दरमियान कोई फर्क, कोई तमीज नहीं की। वो कह रहे हैं जी बस दोनों 10-10% है। तो आरओआई डज नॉट रिकॉग्नाइज वो जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इसका मतलब है कि हमें आगे चलना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा। नेट प्रेजेंट वैल्यू बुनियादी तौर पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी को देखता है। अब यहां थोड़ी सी बात अंडरस्टैंड करने वाली है कि वो पैसा जो मेरे पास अभी नहीं है, जो से कि मुझे 1 साल बाद किसी ने 1 लाख रुपया देना है, उसकी करंट वैल्यू क्या है, प्रेजेंट वैल्यू क्या है? जो 1 लाख रुपया 1 साल बाद आना है उसकी करंट वैल्यू क्या है? कम है या ज्यादा? पहले तो ये बता दें, कम है या ज्यादा? जी अली। सर इस वक्त कम, इस वक्त तो मतलब बाद में तो डिप्रिशिएट होगी ना वैल्यू पैसे की। डेप्रिशिएट कैसे होगी? सर टाइम के साथ साथ फिर मतलब प्रेजेंट वैल्यू तो इस टाइम पे ज्यादा होगी, बाद में मतलब आज जो 50,000 है कल को 30,000 हो जाएगा। हाँ हाँ ठीक है। कल को आज का 50,000 कल का 30 हो जाएगा। नहीं 30 क्यों हो जाएगा यार, क्या बात कर रहे हैं आप इस पैसे को क्या क्या करेंगे? डीवैल्यू कर देंगे? डीवैल्यू कर रहे हैं आप पैसे को? पैसा तो बच्चे देता है, उसको डीवैल्यू आपने क्यों कर दिया? तो डिप्रिशिएट नहीं होगा ओवर पीरियड ऑफ टाइम? नहीं सर, बात यह कि आपके पास 1 लाख रुपया है, आप बैंक में 10% इंटरेस्ट पे रखाते हैं, तो 1 साल बाद वो बढ़ता है या घटता है? नहीं सर वो तो बढ़ गया, पैसा तो बढ़ जाएगा, लेकिन वो एक मतलब ओवरऑल उसकी वो पैसे की कीमत में भी तो नहीं वो कमी हो रही है ना। हमने एक बात कह दी थी कि हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि उसकी डेप्रिसिएशन हो रही है या जो हमने क्या लफ्ज इस्तेमाल किया था कि इन्फ्लेशन वगैरह, उसको हम कंसिडर नहीं करते यहाँ पर। क्योंकि अगर इन्फ्लेशन प्रोजेक्ट 1 पे हो रही है तो 2 पे भी हो रही है, 3 पे भी हो रही है, 4 पे भी हो रही है, तो फॉरगेट अबाउट इट, उसको भूल जाए। जिन प्रोजेक्ट को आप कंपेयर कर रहे हैं उन सब पे सेम रूल लग रहा है ना, तो आप उसको उसको भूल जाए।
हाँ, अलबत्ता ये हो सकता है अगर आप बहुत इंट्रिकेट किस्म की कोई कैलकुलेशंस कर रहे हैं उसमें भले आप कंसिडर करें, लेकिन ये जो पर्पस हमारा कॉस्ट बेनिफिट वाला है ये इससे सर्व हो जाता है। इस वक्त आप सिर्फ ये बात ध्यान में रखिए कि अगर मैं 1 लाख रुपया बैंक में रखूं तो वो 1 साल बाद कितना हो जाएगा। अगर से कि 10% पे कितना हो जाएगा वो 1,10,000। राइट। तो इसका अंदर 10,000 उसमें ऐड हो जाएंगे, राइट। तो 10,000 मुझे एडिशनल उसके अंदर ऐड हो रहे हैं। और ये है कि अगर मैं इसको यहां पे नोट करूं तो मैं ये कहूंगा कि फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी इज इक्वल टू आज के पैसा जो है ना, मतलब इसमें आप कह लीजिए वैल्यू, जो भी पैसा है मेरा, अमाउंट कह लें आप इसको, अमाउंट कहें या वैल्यू कहें, मल्टीप्लाइड बाय 10%। 1 प्लस आई, ऊपर बेशक टी लगा दें। अच्छा जी, क्या हुआ? आई इज द इंटरेस्ट रेट, आई इज द इंटरेस्ट रेट जो कि 10% है। 10% कैसे लिखते हैं? 10/100। 10/100 क्या बना? 0.1। 0.1 प्लस 1 ये हो गया 1.1। कितने साल बाद? 1 साल बाद। तो 1.1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 1,10,000 रुपया। लेकिन अगर मैं 2 लगा दूं यहां पे टी की जगह पर, तो ये 2 साल बाद क्या हो जाएगा? ये 1.1 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये हो जाएगा 1. क्या बनेगा जी? हाँ, 1,10,000 अमाउंट अभी इस साल, मतलब 1 साल कंपाउंड आई इंटरेस्ट की थिंक बात करो। 1,10,000 1.21। 1.21। तो अच्छा, अब क्या हुआ? 1 साल में बैंक में पैसा पड़ा रहा तो 1,10 हो गया। अगले साल जब पड़ा रहेगा तो 1,10,000 पे आपको 10% और मिल जाएगा, ठीक है जी, जो कि 1.1 हो जाएगा। और पहले वाला 10,000 भी पड़ा हुआ है तो 1.21, 1,21,000 रुपया बन जाएगा। तो इसी तरह इसमें कंपाउंड ऐड होता जाता है, राइट। ये तो है फ्यूचर वैल्यू। लेकिन सवाल मेरा उल्टा है, हम यहाँ फ्यूचर वैल्यू की बात नहीं कर रहे हैं, हम प्रेजेंट वैल्यू की बात कर रहे हैं, विच इज इक्वल टू वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर टी। बल्कि इसको वैल्यू की जगह मैं कहता हूं, चलो ठीक है वैल्यू रहने दें। बुनियादी तौर पे ये प्रेजेंट वैल्यू है और ये फ्यूचर वैल्यू है। मतलब फ्यूचर वैल्यू इज प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय दैट फैक्टर, और प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर रेज टू द पावर टी, राइट। ओके, अब मुझे ये बताइए कि अगर 1 लाख रुपया एक आदमी ने आपका देना है अगले साल, तो अब आप उसकी आज क्या हैसियत है? लाजमी बात है कि मैं प्रेजेंट वैल्यू नहीं पता ना, मुझे ये निकालना चाह रहा हूं ना। तो ऐसा करें कि फ्यूचर वैल्यू है 1 लाख, 1 लाख डिवाइडेड बाय 1.1 कर दें। क्या आया? जी जनाब। $90,900 अराउंड। ओके, मतलब 10,000 माइनस हो गया। तो जनाब ये 90,909 रुपए, या मतलब 9 रुपये। 910 कर लें, 90,900। ये बात समझ आ रही है आपको? इसका ये मतलब प्रेजेंट वैल्यू है। ये प्रेजेंट वैल्यू है। तो इसका मतलब ये है कि अगर वो पैसे तो मुझे 1 साल बाद आने, मुझे 1 साल इंतजार करना पड़ेगा।
मैं उसे कहता हूँ यार अगर तुम मुझे आज पैसे दे दो तो इतने पैसे तुम मुझे दे दो बस। बात समझ आई आप? हाँ ठीक है। अगर इतने पैसे वो मुझे दे देता है और ये मैं बैंक में भी रख देता हूँ, 10% इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो हो जाएंगे 1 लाख रुपया। 1 साल बाद 1 लाख हो जाएंगे, जो वो 1 साल बाद देने वाला। एग्जैक्टली, गॉट इट ना? ये सबको समझ आई ना जी जी। बात? ओके, वेरी गुड। अच्छा, आप एक बात जरा गौर कीजिएगा, ये जो मैंने नीचे वाला फॉर्मूला लिखा है, फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर टी, क्या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं? मतलब मैं लिखूं फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू, नहीं फ्यूचर, ये क्या मैंने उल्टा कर दिया, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आर रेज टू द पावर टी। कोई फर्क तो नहीं पड़ा? मैंने सिर्फ जो इसके नीचे डिवाइड हो रहा था 1 प्लस आर टी, उसको अलहदा कर दिया। गॉट इट? फार्मूला वही है, ये देखें ना, फार्मूला ये था ना, पीवी इज इक्वल टू एफ वी डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर टी, ऐसा है ना? तो मैंने क्या किया कि एफ वी मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर टी कर दिया। इट इज वन एंड द सेम थिंग। ओके, जब मैंने इसको ऐसा किया तो प्रेजेंट वैल्यू, ये वाला पोर्शन है 1 प्लस आर टी, इसको अगर अलहदा कर लिया जाए, इसको कहते हैं डिस्काउंट फैक्टर। इसमें दो ही अननोन है, खाली इतने पोर्शन की बात कर रहा हूं। आर है डिस्काउंट रेट और टी है नंबर ऑफ ईयर्स। तो मतलब अगर दो ही अननोन है तो वो मैं एक ग्राफ बना के या एक चार्ट बना के फाइंड कर सकता हूं कि अगर आर की वैल्यू 5 हो और मेरा टाइम की वैल्यू 5 हो, तो 5 और 5 पे करके जब मैं इस 1 प्लस आर और टी के ऊपर इस फार्मूले में डालूंगा तो दिस विल कम आउट टू बी 0.7855। ये टेबल आप इस तरह का बना लें। तो इसका मतलब है कि अभी जो ये बात कर रहे हैं, ये वाला केस जो है, इसमें वो कहते हैं जी 1 साल बाद 10% के ऊपर 10 क्या कहते हैं 10% के ऊपर 1 साल बाद द वर्थ इज 0.9091। 0.9091 से 1 लाख को मल्टीप्लाई किया जाए, यही कहा ना मैंने, फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय ये, इस पूरे की जगह मैं ये वैल्यू लगा देता हूँ 0.9091 कम्स आउट टू बी 90,910 रुपए। ठीक है जी। अब आपके लिए बड़ा आसान हो गया, आपको इधर उधर से देखना नहीं पड़ेगा। 10 साल बाद 1 लाख जो आना है उसकी प्रेजेंट वर्थ क्या है, 0.3855 से मल्टीप्लाई कर दें, 38,550 रुपीज। 5 साल बाद 62,900 रुपीज, 90 रुपीज, 62,090 रुपीज। ये बात समझ आएगी? चले जी, मैं इसी प्रेजेंट वैल्यू से ही इंशाल्लाह कल बात शुरू करता हूं, क्योंकि अभी लोग छोड़ छोड़ के चले जाना शुरू हो गए हैं, तो मेरा ख्याल है कि लेट्स कॉल इट अ डे। एनी क्वेश्चंस आखिर में? नो सर, क्लियर है। वेरी गुड जनाब। और चलें, अगर क्लियर है, आधे ही रह गया वो। हाँ दिल्ली चलें जी। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर। इंशाल्लाह कल थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू जी। इंशाल्लाह।